दोस्तों, इस बार राष्ट्रपति का चुनाव बुलंद हौसले के साथ और राजनीतिक पैंतरेबाजी के साथ लड़ा गया और चुनाव के बाद जो जुलूस या रैली निकालकर उसका व्यापक पैमाने पर प्रचार किया गया, यह आज से पहले नहीं हुआ था। इसलिए इस बार यह ज़्यादा चर्चा में आया या लाया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं और मेरी न्यू ब्लू थंडर की पूरी टीम की तरफ से श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं और भविष्य में उनसे कुछ अपेक्षाओं की उम्मीद करते हैं। क्या अपेक्षाएं हैं वो तो आगे बताऊंगा ही, मगर उससे पहले हम बात करते हैं उस माहौल पर जो पूरे देश में बना दिया गया है कि देश का पहला या पहली किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर उस समाज के सारे दुख दर्द खत्म कर दिए गए। हमारे इस देश में 11% मूल निवासी आदिवासी समुदाय है जो मुख्यतः जंगलों में या आधुनिक सुविधाओं से अलग थलग शहरों से कोसों दूर कुपोषण, आर्थिक तंगी और सामाजिक दुर्दशा के आखिरी पायदान पर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, जिनमें से 80% लोगों को शायद राष्ट्रपति का मतलब ही नहीं समझता होगा। मगर ऐसे समाज में से एक महिला को यह पद देकर ऐसा आभास निर्माण किया जा रहा है कि जंगलों को छोड़कर पूरा समाज ही अब दिल्ली में रहने चला गया हो। मगर इस जबरदस्त मास्टर शॉट से धर्म का गोल लेकर चल रही राजकीय शक्तियों ने अपनी पैठ जरूर पूरे भारत के साथ झारखंड के आदिवासी राज्य में भी बढ़ाई है, जहां के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों का अलग धर्म मानकर उन पर थोपे गए धर्म को मानने से मना कर दिया है। चलिए, हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय है क्या हमारे देश में राष्ट्रपति पद एक रबर स्टैंप है। और इस वक्त यह प्रश्न इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि SC और ST के MP और MLA को जहां केंद्र और राज्यों में कभी भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट या विभागों के लायक नहीं समझा जाता है, वहां राष्ट्रपति का पद कैसे आसानी से मिल जाता है। कहीं ये तो नहीं कि ये पद सही में रबर स्टैंप ही है। इस बार एक आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनने से इस देश के वंचितों को बहुत खुशी हुई है, मगर वो राष्ट्रपति रबर स्टैंप से ऊपर उठकर देश और अपने समाज के हित के लिए सामने आए तो और ज़्यादा खुशी होगी। इस बार राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने कैंपेन में चुनौती दी थी कि अगर वो चुनकर आए तो वे रबर स्टैंप अध्यक्ष नहीं होंगे, और अपने विरुद्ध लड़ने वाली श्रीमती द्रौपदी जी को भी चैलेंज किया था कि उन्होंने भी ये घोषणा करनी चाहिए। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जानती थी अगर गलती से भी उन्हीं के पूर्व साथी यशवंत सिन्हा चुनकर आते हैं तो वाकई कई मामलों में उन्हीं की खटिया खड़ी कर सकते हैं। इसलिए भी द्रौपदी मुर्मू का इमोशनल राजनीतिक पत्ता फेंका गया। इसका असर ये हुआ कि सरकार के कई विरोधी दलों को उनके पाले में आना पड़ा और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उन्हें वोट करना पड़ा। इसे ही कहते हैं गला भी दबाओ, साथ में चीख को भी रोक दो। खैर, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि वास्तव में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए। भारत जैसे गणतंत्र में राष्ट्रपति का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस धारणा ने कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का मुखिया होता है, जनता का ध्यान इस चुनाव पर कभी जाता ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों की सत्ता के भूख के कारण इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इसलिए लोगों के बीच इस बात की चर्चा कभी होती ही नहीं है कि राष्ट्रपति कौन है। मगर इस बार यह चर्चा का विषय बनाया गया है तो हम भी अपने दृष्टिकोण से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। असल में भारत के राष्ट्रपति पद को लेकर विद्वानों में दो मत प्रवाह है। प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप की तरह है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास ही होती है और वह मंत्रिमंडल के कहने पर जहां बोला गया वहां सिग्नेचर मारते रहता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ शक्तियां उनके पास भी होती है जिन्हें वह स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये शक्तियां ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसी है और ना ही इंग्लैंड के रानी की तरह है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति परंपरागत रूप से इंग्लैंड की तरह सत्ता में नहीं आते हैं, बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह बहुत व्यापक आधार पर चुने जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग राष्ट्रपति को रबर स्टैंप भी नहीं मानते हैं। चलिए, इस ऊहापोह में मैंने संविधान को बार बार पढ़ा और अपना रिवीजन कर लिया और ये समझ में आया कि संविधान के अनुच्छेद 60 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति को लोगों की रक्षा, संरक्षण, संविधान का जतन और देश की जनता की सेवा में तथा कल्याण के लिए शपथ लेनी होती है। यह अनुच्छेद उन्हें बहुत से अधिकार भी प्रदान करता है, मगर जहां महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने राष्ट्रपतियों ने इस अधिकार का उपयोग किया है।
और अगर वो इस कलम का उपयोग नहीं करते हैं तो सारा कुछ मंत्रिमंडल के सलाह पर करना है, तो प्रश्न उठता है इस पद की क्या आवश्यकता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार देश की सारी सैन्य शक्ति और उसका उपयोग राष्ट्रपति के पास होता है और उसे कैबिनेट की सहायता और सलाह से प्रयोग करना होता है। संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है और राष्ट्रपति की ओर से कैबिनेट सीधे तौर पर उनकी शक्ति का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। यह आसान चुनाव नहीं है, पूरा देश राष्ट्रपति का निर्वाचन क्षेत्र है और विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक और संसद के निर्वाचित सांसद इस चुनाव में मतदाता होते हैं। या मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब के सामने राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में तब संविधान समिति ने 2 विकल्प प्रस्तुत किए थे। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता से और चुनाव के माध्यम से किया जाना चाहिए, और दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने इन दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दिया। हमारे राष्ट्रपति के पास ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति के समान बेतहाशा शक्तियाँ होती है, इसलिए उन्हें सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुना जा सकता, और यदि संसद द्वारा चुने जाते हैं तो वे निष्पक्ष होंगे कि नहीं, इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, या फिर वो सत्ता पक्ष के कैंडिडेट बनकर रहेंगे। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। चूंकि राष्ट्रपति संघ का प्रतिनिधित्व करता है तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के साथ साथ राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। जैसा हमने इस बार देखा है, इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी जी सत्ता पक्ष की कैंडिडेट होकर भी अनेक विरोधी पार्टियों ने उनके पक्ष में अपना वोट दिया, मतलब अब राष्ट्रपति एक पक्ष का नहीं रहा। डॉक्टर बाबा साहब ने आगे सदस्यों की शंकाओं को दूर करते हुए ये भी समझाया था कि वास्तव में राष्ट्रपति की स्थिति क्या रहेगी। वह राज्य का मुखिया तो होगा ही, लेकिन कार्यपालिका का नहीं। वह राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन राष्ट्र के प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। वह सिर्फ राष्ट्र का प्रतीक रहेगा तथा राष्ट्र के निर्णयों की घोषणा उनके हस्ताक्षर से होगी। अमेरिका में विभिन्न विभागों के मंत्री राष्ट्रपति के अधिकार में काम करते हैं। विभिन्न विभागों के मंत्री यहाँ भी राष्ट्रपति के अधिकार में काम करते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर है। यानी मंत्रियों की सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होती है, वही भारत में मंत्रियों की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। या मंत्रियों के सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका में मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, वह किसी भी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ नहीं है। यहाँ मंत्रियों को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कैबिनेट के पास लोकसभा में बहुमत है। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति देश की सरकार का मुखिया है, मगर वो वास्तविक शासक नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल को सौंपी गई है और दोनों घटकों से संविधान में निर्धारित किए गए तरीके से काम करने की अपेक्षाएं होती है। मगर फिर भी अब तक हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में देखा गया है कि जिसके पास जितनी ऊंची जातीय, सामाजिक, राजकीय और शैक्षणिक हैसियत होती है, वह उतनी ही ताकत के साथ अपने शक्तियों का प्रयोग में लाने की जिम्मेदारी निभाता है। बाकी सिर्फ कठपुतली रहे हैं। तो चलिए कुछ हैसियत के किस्से भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आधार पर राष्ट्रपति बने कि राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल के मुखिया के तौर पर रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर पूछा था कि राष्ट्रपति कैबिनेट सचिवों से क्यों सीधे संवाद नहीं कर सकता है, मगर उन्हें जवाब मिला कि मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही सभी काम करने होंगे, अन्यथा पूरी संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। प्रसाद फिर भी चुप नहीं बैठे और सरदार पटेल को यह पत्र लिखा कि किसी भी महत्वपूर्ण नीति पर चर्चा अगर होती है तो मंत्रिमंडल से मेरी भी चर्चा हो सके, इसलिए एक सीनियर अधिकारी को नियुक्त किया जाए। यहाँ तक कि 1951 में जब पहला संविधान संशोधन किया जिसमें जमींदारों की जमींदारी को समाप्त किया गया था, उसकी निंदा करने वाला पत्र कैबिनेट को लिखकर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता जाहिर की थी और आगे तब के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को धमकी दी थी कि अगर डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लाया गया हिंदू कोड बिल पास हो जाता है तो उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अंततः ये बिल पास नहीं हुआ और डॉक्टर बाबा साहब ने अपने मंत्री पद को ही त्याग दिया। तब जाकर दोनों के बीच की तनातनी रुक सकी। राजेंद्र प्रसाद के बाद राधाकृष्णन भी कई मामलों में असहमत होते रहे हैं।
इसी बीच 1977 की जनता सरकार में तब के राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कांग्रेस की 9 राज्य सरकारों को भंग करने की सलाह को मानने से इनकार कर दिया था। तब जनता पार्टी ने राष्ट्रपति भवन पर मोर्चा निकालकर चेतावनी दी कि हस्ताक्षर करो या इस्तीफा दो, और आखिर जत्ती को हस्ताक्षर करने पड़े थे। वैसे ही 1979 में चौधरी चरण सिंह ने विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही सरकार भंग करने की सलाह दी तो तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने तब सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी को मौका दिए बिना ही लोकसभा भंग कर दी थी, और अपनी राष्ट्रपति की शक्ति को तब उन नेताओं पर आजमा कर देखा। यह भी अपने यहाँ पर हो चुका है। ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी के सत्ता में रहने के दौरान नाम मात्र के अध्यक्ष के रूप में काम किया, मगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ खुले तौर पर विरोध करते रहे और सुर्खियां बटोरते रहे। 1996 में शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी को बहुमत हासिल किए बिना ही सरकार बनाने का मौका दे दिया, और 13 दिनों में ही सरकार गिरने पर वो आलोचना के शिकार हुए। सिर्फ के.आर. नारायणन ने राष्ट्रपति की गरिमा को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 1997 में उत्तर प्रदेश और 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का कैबिनेट की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। जब वाजपेयी सरकार ने 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की नियुक्ति की तो सार्वजनिक तौर पर सरकार को खरी खोटी भी उन्होंने सुनाई। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता उनके संवैधानिक भूमिका के कारण नहीं, बल्कि उनके सरल व्यक्तित्व के कारण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण, लेखन के कारण और अपना जीवन देश को समर्पित करने के कारण ही रही है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा ताई को हम मूर्तिवादी नामधारी राष्ट्रपति कह सकते हैं। प्रणब मुखर्जी ने सख्त राष्ट्रपति बनने की कोशिश की, मगर दूसरा कार्यकाल मिलने के चक्कर में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर मुहर लगा दी, और वे भी आज्ञाकारियों के श्रेणी में आ गए, मगर उन्हें दूसरा मौका फिर भी नहीं दिया गया। मौजूदा राष्ट्रपति कोविंद जी इतने आज्ञाकारी राष्ट्रपति रहे कि उनके बारे में कोई भी शपथ पत्र पर लिखकर दे सकता है। इन सारे प्रसंगों से हमें ये तो पता चलता है कि देश को सही राष्ट्रपति की जरूरत है। कुर्सी पर बैठकर हाँ में हाँ मिलाने वाले या केवल विदेशी मेहमानों का स्वागत करने वाले नामधारी की नहीं। यदि सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो राष्ट्रपति सरकार को नोटिस दे सकता है। कई थोपे गए फैसले सरकार को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देने की बुद्धि रख सकता है। गलत मौकों पर सरकार को सचेत किया जा सकता है। इसके लिए संविधान के गहन अध्ययन कर फैसला लेने वाले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के जैसे सत्य और निष्ठा पर कायम रहने वाले और फैसले लेने वाले राष्ट्रपति की जरूरत है। उन्होंने रबर स्टैंप होने की मान्यता को अपने व्यवहार और उचित वक्त पर अपने शक्तियों का प्रयोग कर यह सिद्ध कर दिया था कि राष्ट्रपति सचमुच में राष्ट्र का पति है, रबर स्टैंप नहीं है, और नई राष्ट्रपति भी उसी राह पर आगे बढ़ेंगी। इसी आशा के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।